हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अतुल सर कॉमर्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है, हम आपके लिए क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज का एक ऐसा कोर्स लेके आए हैं जिसमें कि पूरी 12th की बिजनेस स्टडीज को हम आपको 100 डेज और 100 लेक्चर्स में बड़े अच्छे से कवर करवा देंगे। स्टूडेंट्स, इसी सीरीज के अंदर पहले 4 चैप्टर्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और अभी हमारा 5th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। और स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर के अंदर भी हम पहले 3 टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिविजनल स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट्स, देखते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है। स्टूडेंट्स, हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर करा था। फंक्शनल स्ट्रक्चर में आप जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट करते हो, जो ग्रुपिंग करते हो, वो फंक्शंस के बेसिस पर करते थे। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट। अब डिविजनल स्ट्रक्चर का मतलब है जहां आप डिपार्टमेंटल जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर रहे हो, बेसिकली जो डिपार्टमेंटलाइजेशन हो रही है वो बेसिकली प्रोडक्ट्स के बेसिस पर हो रही है। तो कई बार मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनी होती हैं जो अलग अलग से प्रोडक्ट्स बना रही हैं। तो हम क्या करते हैं, हर एक प्रोडक्ट के लिए एक अलग अलग से डिवीजन क्रिएट कर देते हैं। बेसिकली जो डिपार्टमेंटेशन करी गई वो प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग करी गई। तो बड़ा सिंपल सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं। सपोज टॉप लेवल पे हमारी जो पोस्ट है वो है मैनेजिंग डायरेक्टर। अब आपने क्या करा, हमारे यहां सपोज 3 अलग अलग से प्रोडक्ट्स में हम डील करते हैं। टेक्सटाइल में डील करते हैं तो हमने टेक्सटाइल के लिए एक डिवीजन अलग से क्रिएट कर दी जो कि खाली टेक्सटाइल से रिलेटेड काम को देखेगी। सपोज हम एक पेट्रोकेमिकल्स में भी डील करते हैं तो हमने एक पेट्रोकेमिकल्स की डिवीजन अलग से क्रिएट कर दी जिसके अंदर की खाली पेट्रोकेमिकल से रिलेटेड काम को देखा जाएगा। और सपोज एक हम सीमेंट बनाते हैं तो हमने एक सीमेंट डिवीजन बना दी। जो हम सीमेंट बना रहे हैं उससे रिलेटेड काम सीमेंट डिवीजन में देखा जाएगा। तो जो मेन डिपार्टमेंट्स आपने क्रिएट करे वो आपने क्रिएट करे प्रोडक्ट्स के बेसिस पर। बट बच्चे, प्रोडक्ट्स के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स क्रिएट होने के बाद भी हर एक प्रोडक्ट डिवीजन को अपना अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर अलग से चाहिए ताकि वो अपने काम को मैनेज कर सकें। जैसे टेक्सटाइल डिवीजन है तो उसको अपना एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से चाहिए जिससे कि वो टेक्सटाइल की प्रोडक्शन कर सकें। फिर टेक्सटाइल डिवीजन को अपना एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग से चाहिए जिससे कि वो टेक्सटाइल की मार्केटिंग कर सकें। अपना एक फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से चाहिए ताकि अपने फाइनेंस को वो मैनेज कर सकें। अपना एक एचआर डिपार्टमेंट अलग से चाहिए जिससे कि वो अपने वर्कर्स से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं उनको देख सके। ऐसे ही हर एक जो हमने डिवीजन क्रिएट करी है, हर एक डिवीजन को अपना अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर चाहिए। तो कह सकते हैं ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल। हर एक डिवीजन मल्टी फंक्शनल है। तो इसके अंदर जो फंक्शंस होंगे सारे फंक्शंस पेट्रोकेमिकल में भी होंगे, सीमेंट डिवीजन में भी होंगे। इसका तो हर एक डिवीजन को अपनी अपनी टीम अलग से चाहिए। तो बेसिकली डुप्लीकेशन हो रही है फंक्शंस की। हर एक फंक्शन हर एक डिवीजन के अंदर डुप्लीकेट हो रहा है तो इससे बेसिकली खर्चे बढ़ जाएंगे। अभी हम बाद में करेंगे। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती थी बट यहां पर हर एक डिवीजन के अंदर फंक्शंस की डुप्लीकेशन हो रही है जिससे कि हर एक डिवीजन को अपनी अपनी टीम अलग से चाहिए। तो बेसिकली कॉस्टली ज्यादा पड़ता है और ज्यादा सुटेबल है मल्टी प्रोडक्ट्स कंपनीज के लिए जो अलग अलग से प्रोडक्ट्स बना रही है और जो प्रोडक्ट्स आपस में एक दूसरे से रिलेटेड भी नहीं है। तो स्टूडेंट, जब हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो उसके अपने कुछ मेरिट्स भी हैं, अपने कुछ लिमिटेशंस भी हैं। तो देखते हैं उसके मेरिट्स क्या हैं। फर्स्ट मेरिट है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द मैनेजर। अब सोच के देखना, जो डिविजनल स्ट्रक्चर आपने क्रिएट करा उसमें कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड डिवीजन बनाई। सपोज आपने सीमेंट डिवीजन बनाई तो सीमेंट डिवीजन में जो मैनेजर काम कर रहा है, जो उसका इंचार्ज होगा, उसको सारे फंक्शंस की नॉलेज हो जाएगी। उसको प्रोडक्शन से रिलेटेड भी सारे काम आ जाएंगे, उसको मार्केटिंग से रिलेटेड भी सारे काम आ जाएंगे, उसको फाइनेंस से रिलेटेड भी सारे काम आ जाएंगे, एचआर से रिलेटेड भी सारे काम आ जाएंगे। तो जब उसकी ओवरऑल ग्रोथ होगी मींस उसको सभी फंक्शंस की नॉलेज हो जाएगी, नॉलेज ऑफ ऑल फंक्शंस। अब अगर उसको सभी फंक्शंस की नॉलेज हो गई तो उससे क्या होगा, ही इज प्रिपेयर फॉर टेकिंग अप द हायर लेवल पोजीशंस।
तो अब उसकी ग्रोथ होगी, हम उसको हाइयर लेवल पे लेके जा सकते हैं, बिकॉज हाइयर लेवल पे हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत होती है जिनको ओवरऑल सभी फंक्शंस की नॉलेज हो। तो यहां पर मैनेजर की ओवरऑल ग्रोथ होती है। फंक्शनल स्ट्रक्चर में मैनेजर को एक फंक्शन की नॉलेज आती थी, बट यहां पर मैनेजर्स को सभी फंक्शंस की नॉलेज आ जाएगी। देन अकाउंटेबिलिटी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर एक डिवीजन की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जा सकती है। मतलब जैसे टेक्सटाइल डिवीजन है तो उसकी परफॉर्मेंस को अलग से मेजर किया जा सकता है, सीमेंट डिवीजन है उसकी परफॉर्मेंस को अलग से मेजर किया जा सकता है, पेट्रोकेमिकल डिवीजन है उसकी परफॉर्मेंस को अलग से मेजर किया जा सकता है। हर एक डिपार्टमेंट की सेल्स कितनी है, उनके प्रॉफिट्स कितने हैं, उनको अलग से मेजर करके उनकी परफॉर्मेंस को अलग से जज किया जा सकता है। तो अगर कोई डिवीजन अपना काम अच्छे से नहीं कर रही है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जा सकती है, और उसके अगेंस्ट जो भी हमने करेक्टिव एक्शन लेना है, जो भी रेमेडियल एक्शन लेना है, वो हम ले सकते हैं। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर आप किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को अलग से मेजर नहीं कर सकते थे, बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हर एक डिवीजन की परफॉर्मेंस को आप अलग अलग से मेजर कर सकते हो, जिससे हर एक की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करी जा सकती है। अगर सीमेंट डिवीजन की सेल्स कम आ रही है तो सीमेंट डिवीजन उसके लिए अकाउंटेबल होगी, बाकी डिवीजन उसके लिए अकाउंटेबल नहीं होंगे। देन फास्ट डिसीजन मेकिंग, यहां पर डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट है क्योंकि हर एक डिवीजन इंडिपेंडेंट है। सीमेंट डिवीजन का पेट्रोकेमिकल डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है, पेट्रोकेमिकल डिवीजन का टेक्सटाइल डिवीजन से कोई लेना देना नहीं है। हर एक डिवीजन इंडिपेंडेंट है। उनको जब अपने डिसीजंस लेने हैं तो दूसरों से कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि वो फास्ट डिसीजंस ले सकते हैं। अगर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे। अगर मार्केटिंग वालों को कोई डिसीजन लेना था तो प्रोडक्शन से भी, फाइनेंस से भी सबसे डिस्कस करके डिसीजन लेते थे, जिससे डिसीजन लेने में टाइम लग जाता था। बट यहां पर एक डिवीजन को दूसरे डिवीजन से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, जिससे कि डिसीजन लेना बहुत फास्ट हो जाएगा, बड़ी जल्दी जल्दी से डिसीजन लिए जाएंगे। देन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, इसके कुछ नुकसान भी हैं। फर्स्ट है इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, आपस में डिपार्टमेंट्स के अंदर कन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे। अब आप कहोगे अभी तो सर आपने कहा कि डिपार्टमेंट्स या डिविजन्स एक दूसरे से जुड़े हुए ही नहीं है। जब जुड़े हुए नहीं है तो लड़ाई झगड़े कैसे? तो जब फंड्स की एलोकेशन होगी, एलोकेशन ऑफ फंड्स, ऑर्गेनाइजेशन जब अलग अलग से डिविजन्स को फंड्स एलोकेट करेगी तो उस टाइम हर एक डिवीजन को ऐसा लगेगा कि ज्यादा फंड्स हमें मिल जाने चाहिए। तो उस केस में आपस में डिपार्टमेंट्स या डिवीजन्स के अंदर डिस्प्यूट्स अराइज हो सकते हैं। उसके अलावा भी हो सकता है एक डिवीजन अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट्स को या दूसरे डिवीजन्स को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो वहां पर डिवीजन्स के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट्स अराइज होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। देन डुप्लीसिटी ऑफ फंक्शन, आपको अभी मैंने बताया हर एक डिवीजन के अंदर फंक्शंस डुप्लीकेट हो रहे हैं। प्रोडक्शन के लिए अगर आपको डिपार्टमेंट टेक्सटाइल डिवीजन में बनाना है तो पेट्रोकेमिकल डिवीजन में भी बनाना पड़ेगा, सीमेंट डिवीजन में भी बनाना पड़ेगा, मार्केटिंग की भी टीम सभी की अलग अलग होगी। तो डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस हो रहा है, जिससे सेपरेट टीम चाहिए। हर एक डिवीजन को अपनी अपनी टीम अलग से चाहिए, जिसकी वजह से वो काफी कॉस्टली पड़ जाएगा। फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन नहीं होती थी, एक डिपार्टमेंट में जो काम होता था वो दूसरे में डुप्लीकेट नहीं होता था। बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक डिवीजन में जो फंक्शंस हो रहे हैं वही फंक्शंस दूसरी डिविजन्स में भी हो रहे हैं, तीसरी में भी हो रहे हैं, तो डुप्लीकेशन हो रही है, जिसकी वजह से खर्चे बढ़ जाएंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो डिविजनल स्ट्रक्चर जनरली फंक्शनल स्ट्रक्चर के मुकाबले ज्यादा कॉस्टली पड़ता है। देन नैरो आउटलुक, नैरो आउटलुक का मतलब खाली अपने अपने बारे में सोचना। तो ऐसा हो सकता है कि हर एक डिवीजन खाली अपने अपने बारे में सोच रहा है, वो खाली अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के बारे में सोच रहा है, वो दूसरे डिवीजन्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। तो उससे क्या होगा, उससे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हो सकता है हमारे लिए मुश्किल हो जाए। तो जब हर कोई अपने अपने बारे में सोच रहा है एंड वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, इट मे बिकम वेरी डिफिकल्ट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। उसके अलावा आपके पेपर में इसकी सुटेबिलिटी कई बार पूछते हैं, तो बेसिकली मल्टी प्रोडक्ट कंपनी अगर है तो उसके लिए ज्यादा सुटेबल है। अलग अलग से प्रोडक्ट्स हैं जो जिनके लिए प्रोडक्शन टेक्निक्स भी अलग अलग होंगी, बेचने की भी टेक्निक्स अलग अलग होंगी, तो उनके लिए अब हमें डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक दूसरे से जुड़े हुए प्रोडक्ट्स हैं उसके लिए डिविजनल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ती। तो स्टूडेंट्स एनसीईआरटी में से देखते हैं क्या गिवन है। डिविजनल स्ट्रक्चर,
is that structure in which various departments are created on the basis of different products manufactured by the organization. मैंने आपको बताया जो हम डिपार्टमेंट्स क्रिएट करेंगे वो प्रोडक्ट्स के बेसिस पर करेंगे. अ कंपनी में हैव 3 डिवीजन, जैसे अलग अलग से प्रोडक्ट्स है. सपोज हम टेक्सटाइल्स में डील करते हैं, पेट्रोकेमिकल्स में डील करते हैं और ऑटोमोबाइल्स में डील करते हैं. तो हमने तीनों के लिए अलग अलग से डिवीजन बना दी. ईच डिवीजन इज मल्टी फंक्शनल. अभी मैंने बताया हर एक डिवीजन मल्टी फंक्शनल होगी बिकॉज विद इन ईच डिवीजन फंक्शंस लाइक प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, परचेज एटसेट्रा आर परफॉर्म्ड टुगेदर. हर एक डिवीजन के अंदर ये सारे फंक्शंस परफॉर्म होने हैं. तो पहले मेन क्लासिफिकेशन करी गई प्रोडक्ट्स के बेसिस पर, फिर हर एक प्रोडक्ट डिवीजन का अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर भी होगा. इन अदर वर्ड्स विद इन ईच डिवीजन फंक्शनल स्ट्रक्चर टेंड्स टू बी अडॉप्टेड. हर एक डिवीजन के अंदर अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर उनको फॉलो करना पड़ेगा. ईच डिवीजन वर्क्स एज ए प्रॉफिट सेंटर. एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है. तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हर एक डिवीजन प्रॉफिट सेंटर भी है, वेयर द डिविजनल हेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉफिट और लॉस ऑफ हिज डिवीजन. आप इसको कह सकते हो इंडिविजुअल डिवीजन की परफॉर्मेंस को अलग से मेजर कर सकते हैं, उसके प्रॉफिट्स को अलग से कैलकुलेट करा जा सकता है, जिसके बेसिस पर आप अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर सकते हो कि प्रॉफिट्स अगर ज्यादा आए तो उसके लिए किसको हमें रिवार्ड्स देने हैं, अगर लॉसेज आ रहे हैं तो उसके लिए किसके अगेंस्ट हमने एक्शन लेना. आप इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हो. डायग्रामेटिकली स्टूडेंट्स मैंने भी आपको बताया, आप ऐसा डायग्राम बना के देख सकते हैं. मैनेजिंग डायरेक्टर, टेक्सटाइल डिवीजन है, पेट्रोकेमिकल डिवीजन है, ऑटोमोबाइल डिवीजन है. फिर हर एक डिवीजन के अंदर अपना अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर भी है. टेक्सटाइल डिवीजन की भी अपना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग से होगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग से होगा, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट. ऐसे ही पेट्रोकेमिकल डिवीजन का भी अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा, ऑटोमोबाइल डिवीजन का भी अपना एक फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा. देन स्टूडेंट्स इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट इज ओवरऑल ग्रोथ ऑफ मैनेजर्स. इन डिविजनल स्ट्रक्चर द डिविजनल हेड गेन्स एक्सपीरियंस इन ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. जैसे टेक्सटाइल डिवीजन है उसमें सारे के सारे फंक्शंस हो रहे हैं, तो मैनेजर को सभी फंक्शंस की नॉलेज हो जाएगी. दिस लीड्स टू द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द डिविजनल हेड एंड प्रिपेयर्स हिम फॉर द हायर पोजीशंस. तो उससे क्या होगा, जो डिविजनल हेड होगा, जो डिवीजन बनी होगी, उसका जो मैनेजर होगा, उसकी ओवरऑल ग्रोथ हो जाएगी और आगे चल के अगर उसको हायर लेवल्स पे लेके जाना है तो उसको लेके जाना बड़ा इजी हो जाएगा. देन अकाउंटेबिलिटी, मैंने आपको बताया द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स कैन बी इजीली असेस्ड. हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को आप अलग अलग से मेजर कर सकते हो. इट हेल्प्स इन द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इन केस ऑफ पुअर परफॉर्मेंस ऑफ द डिवीजन एंड अप्रोप्रिएट रिमेडियल एक्शन कैन बी टेकन. तो अगर कोई डिवीजन अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसकी परफॉर्मेंस को आप अलग से मेजर कर सकते हो और उसके अगेंस्ट आपने कोई करेक्टिव एक्शन लेना है, रेमेडियल एक्शन लेना है तो ले सकते हो. देन फास्ट डिसीजन मेकिंग. डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डिसीजंस बड़े फास्ट हैं. ईच डिवीजन इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ. हर एक डिवीजन इंडिपेंडेंट है. द डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली विदाउट कंसल्टिंग अदर डिविजनल मैनेजर्स. दूसरों से डिस्कस करने की जरूरत ही नहीं है. दस डिसीजन मेकिंग इज क्विक एंड इफेक्टिव. डिसीजन मेकिंग बड़ी फास्ट है, बहुत जल्दी जल्दी से हम डिसीजंस ले सकते हैं. देन इजी एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. स्टूडेंट्स नॉर्मल एक्सप्लेनेशन में ये रह गया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं. फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको और डिपार्टमेंट्स को ऐड करना है तो बड़ा मुश्किल है. डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको एक्सपेंड करना है, मान लो आपको एक नया प्रोडक्ट लाइन लेके आनी है, तो बड़ा सिंपल सा है, एक नया डिपार्टमेंट ऐड करो, एक नया डिपार्टमेंटल मैनेजर अपॉइंट करो और उसकी टीम को अलग से अपॉइंट कर दो. तो बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे आप बड़ी आसानी से डिविजनल स्ट्रक्चर को एक्सपेंड कर सकते हो. फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर और नए नए फंक्शंस ऐड कर पाना इतना पॉसिबल नहीं है जितना नए नए प्रोडक्ट्स के लिए अलग अलग से डिविजन्स ऐड कर पाना पॉसिबल है. तो इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. बड़ी आसानी से हम एक्सपेंड कर पाएंगे. एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस. हम नई नई डिविजन्स को ऐड करेंगे बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे, बाय मेयरली एडिंग अनदर डिविजनल हेड एंड स्टाफ फॉर द न्यू प्रोडक्ट लाइन. नया प्रोडक्ट लेके आएंगे, उसके लिए नई डिवीजन बना देंगे, उसका एक नया डिविजनल मैनेजर बना देंगे और टीम अपॉइंट कर देंगे. तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक्सपेंशन करना बहुत आसान है बिना एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करे. देन डिसएडवांटेजेस भी हैं स्टूडेंट्स, इसके कुछ नुकसान भी हैं. इंटर डिपार्टमेंटल कन्फ्लिक्ट्स, मैंने कहा आपस में डिपार्टमेंट्स में लड़ाई हो सकती है. कन्फ्लिक्ट्स में अराइज अमंग डिफरेंट डिपार्टमेंट्स विद रेफरेंस टू एलोकेशन ऑफ फंड्स. जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट करा जाएगा, हर एक डिवीजन सोचेगी कि हमें ज्यादा पैसा अलोकेट किया जाए, तो वहां पर लड़ाई हो सकती है. A particular division में seek to maximize its own profits by hampering the interest of other departments. हो सकता है अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए दूसरे डिविजन्स के प्रॉफिट्स को नुकसान पहुंचाया जाए. तो यहां पर आपस में डिपार्टमेंट्स के बीच में, डिविजन्स के बीच में लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी हैं.
डुप्लीसिटी, ये मैंने बताया महंगा पड़ता है, हर एक डिवीजन के अंदर फंक्शंस डुप्लीकेट हो रहे हैं जिसकी वजह से खर्चे बढ़ जाएंगे। द एंटायर सेट ऑफ फंक्शन, जो भी आप फंक्शंस करते हो, प्रोडक्शन है, मार्केटिंग है, फाइनेंस है, इज टू बी परफॉर्म फॉर ऑल द डिवीजन सेपरेटली। हर कोई डिवीजन अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करेगा, हर किसी को अपनी अपनी टीम चाहिए। दस ईच डिवीजन नीड्स ऑल द रिसोर्सेज एंड इट्स ओन टीम ऑफ स्पेशलिस्ट। दिस लीड्स टू अननेसेसरी इंक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ ऑपरेशंस। तो बिजनेस के खर्चे बढ़ जाएंगे, तो डिविजनल स्ट्रक्चर फंक्शनल स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में काफी महंगा पड़ जाता है। नैरो आउटलुक, बात वही है, मैनेजर इन ईच डिपार्टमेंट फोकस इन देयर ओन प्रोडक्ट्स विदाउट थिंकिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई अपने अपने बारे में सोचेगा, दूसरे के बारे में सोचते ही नहीं है। एज अ रिजल्ट द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स में बिकम डिफिकल्ट। तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करना हो सकता है हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाए। देन स्टूडेंट, इसकी सुटेबिलिटी की बात करें तो वेयर अ लार्ज वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डिफरेंट प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। काफी सारे प्रोडक्ट्स हम बना रहे हैं और सभी के लिए रिसोर्सेज अलग अलग चाहिए, तो वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा सुटेबल है। उसके अलावा जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी और नए नए एम्प्लॉइज ऐड करने हैं और डिपार्टमेंट्स क्रिएट करने हैं और नए लेवल्स लाने, तो वहां पे भी सुटेबल है। बट फर्स्ट पॉइंट को अच्छे से ध्यान रखना, आइडेंटिफाई जो आज तक बोर्ड के अंदर आया है वो इसी बेसिस पर आया कि अगर हम अलग अलग से प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिनको बनाने के लिए भी टेक्निक्स अलग अलग हैं, उनके लिए मार्केटिंग की भी टेक्निक्स अलग अलग हैं, बिल्कुल अपनी टीम अलग से चाहिए, तो वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर ज्यादा सुटेबल होगा। तो स्टूडेंट्स, आपने फंक्शनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया, डिविजनल के बारे में पढ़ लिया। अब उसके बीच में डिफरेंस देखते हैं। फॉर्मेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर इज फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। आप इसको फंक्शंस के बेसिस पर बनाते हो, एंड फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन प्रोडक्ट लाइन एंड इज सपोर्टेड बाय फंक्शन। आप प्रोडक्ट्स के अकॉर्डिंग बनाते हो, उसके बाद उसके अंदर फंक्शंस के बेसिस के अंदर सब ग्रुपिंग होती है। स्पेशलाइजेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होगी, हर कोई एक पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलिस्ट हो जाएगा। डिविजनल स्ट्रक्चर में प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होगी, हर कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड स्पेशलिस्ट हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिक्स करना पॉसिबल नहीं था, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फिक्स करना बड़ा इजी है। मैनेजरियल डेवलपमेंट, फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर मैनेजर्स की डेवलपमेंट नहीं होती, क्यों? उनको एक ही फंक्शन की नॉलेज हो रही है और ओवरऑल उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है। जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर इजियर है, ग्रोथ ज्यादा होगी, उनको ज्यादा फ्रीडम दी जा रही है और मल्टीपल फंक्शंस वो परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे हर एक फंक्शन की नॉलेज होगी और उनकी ओवरऑल ग्रोथ होगी, जिससे हायर लेवल पे लेके जाना उनको बड़ा आसान हो जाएगा। कॉस्ट, वो आपको बताया, फंक्शनल स्ट्रक्चर सस्ता पड़ता है क्योंकि उसमें डुप्लीकेशन फंक्शंस की नहीं होती, जबकि डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन होती है। हर एक डिवीजन के अंदर वही सारी टीम अलग अलग से चाहिए, जिसकी वजह से वो महंगा पड़ता है। कोऑर्डिनेशन, अगर हमारी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और हम फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो करें तो कोऑर्डिनेशन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जबकि अगर हमारी मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है और हम डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं तो कोऑर्डिनेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट से रिलेटेड सारा का सारा काम एक ही जगह पर होगा, जिससे कि कोऑर्डिनेशन करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, ये दोनों ही टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं, फंक्शनल स्ट्रक्चर भी और डिविजनल स्ट्रक्चर भी। उम्मीद है आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा। नोट्स आप साथ के साथ अपने तैयार करते रहिए, साथ के साथ टॉपिक बाय टॉपिक इसको लर्न करते जाएं, जिससे कि एग्जाम टाइम के अंदर एकदम से आपके ऊपर बर्डन ना आए। तो स्टूडेंट्स, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।